Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 4th November of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक कब डेवलप किया गया था? वर्ल्ड बैंक कब डेवलप किया गया था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरा क्वेश्चन आता है, ICMR कब डेवलप किया गया था? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कब फॉर्म किया गया था? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। साथ ही साथ कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई वर्ड समझ में ना आए या कोई लाइन की मीनिंग आपको जाननी हो, क्या कहते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन आर 247 इस लोगों के साथ, या तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी हुई है, वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर सारे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे जो हम बात करते हैं एनालिसिस की। सारे के सारे PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। वीडियो अपडेट्स आपको यहाँ पे तुरंत मिलता रहेगा। तो आप ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ होगी, एक यूज़फुल चीज़ हो सकती है। और कोई इंपॉर्टेंट डाटा आता है जो आपको प्रीलिम्स से रिलेटेड हो कोई, तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये प्लाज्मा थेरेपी आप देख रहे होंगे, तो ये प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है, इस तरह के नोट्स आपको मिलते रहेंगे। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ देखते हैं। पहली न्यूज़ आती है, स्टेट्स कैन नॉट मेक आइसोलेटेड प्लान्स फॉर वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है दे मस्ट वर्क विद द सेंटर फॉर टाइम बाउंड रोल आउट। कि कहते हैं जो स्टेट्स हैं वो लोग एक आइसोलेटेड प्लान्स नहीं बना सकती वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है। उससे सेंटर के साथ मिलके ही जो भी काम करना है, कोई कम समय में वर्क कराना है या वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन को कोई आइडिया है, तो क्या कहते हैं वो सेंटर के साथ मिलके काम कर सकती है, अकेले नहीं कर सकती। इसमें वही लिखा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग आइसोलेटेड प्लान्स। कि जो कोई स्टेट्स को क्या कहते हैं कहा है कि वो बच के रहें, कि क्या कहते हैं कि वो अलग से अपने आइसोलेटेड अलग अलग प्लान्स ना बनाए वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो सेंटर बनाएगी या सेंटर के साथ मिलकर आप जो बनाएंगे वही होगा। एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्यूसडे, हेल्थ सेक्रेटरी जो राजेश भूषण है, उन्होंने कहा states had been asked to work with the central government, which has set up an expert committee on vaccine administration. कि एक सेंट्रल ने एक वैक्सीन कमेटी बनाई है, एक एक्सपर्ट कमेटी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो ये पूरा वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी। तो इसमें वही बात किया गया है कि कहते स्टेट आइसोलेटेड प्लान्स अलग अलग प्लान्स नहीं बना सकती, वो सेंटर के साथ मिलकर ही प्लान उन्हें बनाना होगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है, अमेंडेड जम्मू एंड कश्मीर लैंड लॉस हैव बिल्ट इन सेफगार्ड्स। कि कहते हैं जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा है कि जम्मू एंड कश्मीर का जो अमेंडमेंट हुआ लैंड लॉज में, उसके कारण उसमें एक सेफ गार्ड आया है। इसमें कहा गया है कि हमने देखा कि अब जो क्या कहते हैं वहाँ पे जो लैंड लॉस चेंजमेंट के कारण वहाँ के लोग अब थोड़ा सेफ फील कर रहे हैं। और जो उनके नए लैंड लॉस आए हैं, अमेंड जो हुए हैं लैंड लॉस, वो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लैंड लॉस को देखकर वो क्या कहते हैं इनकॉर्पोरेट किया गया नए लॉस को। ऐसे क्या कहते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में था, उनके लॉस को स्टडी करके जम्मू एंड कश्मीर के नए लैंड लॉस लाए गए। तो हम लोग देख लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर के नए लैंड लॉस क्या है, क्या अमेंडमेंट आया है लैंड लॉस में। तो हम लोग वो देख लेते हैं। एनवायरमेंट रिलेटेड टू लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, कि हमने अभी देखा कि यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020। इसमें कहा गया कि इंडियन सिटीजन कैन नाउ बाय लैंड इन जम्मू एंड कश्मीर, कि कोई भी इंडियन सिटीजन है वो इन जम्मू एंड कश्मीर में लैंड खरीद सकता है। ये इंट्रोडक्शन हुआ क्या कहते हैं ऑफ द यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020। इसके क्या 11 लैंड लॉज इन जम्मू एंड कश्मीर को अमेंड किया गया है। जो फीचर्स है इसके लेटेस्ट ऑर्डर्स में वो है ये है कि नो डोमिसाइल और परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड। की कोई भी डोमिसाइल या परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट जो होता था पहले की जम्मू एंड कश्मीर के आपके होनी चाहिए तभी आप खरीद सकते हैं नॉन एग्रीकल्चर लैंड, तो अब वो जरूरी नहीं है, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए बस। पीपल एज वेल एज इन्वेस्टर आउटसाइड कैन नाउ परचेज लैंड इन द यूटी। की कहते हैं जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के हों या बाहर के हों, वो लोग अब लैंड खरीद सकते हैं। द सेंटर ने ये भी नोटिफाई किया है कि रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 जो वे करता था फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड इन जम्मू बाय ऑल इंडियन सिटीजन, कि जम्मू एंड कश्मीर में अब कोई भी इंडियन सिटीजन खरीद सकता है। अमेंडमेंट के कारण कई चेंजमेंट आया है, कई जैसे वो भी है इस टाइम नए अमेंडमेंट पे ये भी लॉज लाए गए, जैसे कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, जैसे ये एग्रीकल्चर लैंड है,
तो इसे एग्रीकल्चर लैंड के पर्पज से ही खरीदा जा सकता है। अगर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के लिए खरीदा जाएगा तो उसके लिए आपको मजिस्ट्रेट का साइन लेना होगा। तो ये अमेंडमेंट इसमें है। चिल्ड्रन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल पोस्टेड फॉर ओवर 10 ईयर्स जम्मू विल आल्सो कंटिन्यू टू बी कंसिडर्ड डोमिसाइल। कि कोई भी जो चिल्ड्रन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हैं, जो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, अगर वो 10 साल तक वहाँ पे हैं जम्मू और कश्मीर में, तो उन्हें वहाँ का ही परमानेंट रेजिडेंट डोमिसाइल बनाया जाएगा, कि वो उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है सेलिब्रेट अ क्रैकर फ्री दीपावली, ऐसा राय ने कहा है। हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उन्होंने लॉन्च किया है एंटी क्रैकर कैंपेन दिल्ली में। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टबल बर्निंग टू पॉल्यूशन इन दिल्ली ड्रॉप्स टू 10%। की जो स्टबल बर्निंग के कारण जो पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ है दिल्ली में, वो डिक्रीज हुआ है, 10% का डिक्रीज हुआ है उसमें। इसी से एक्वाई टू वर्सन कम इंडेक्स की, अभी भी एक्वाई जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो और ज़्यादा खराब हो सकता है, ऐसा मानना है। इसमें कहा गया है जो अभी कैंपेन चालू हुआ है एंटी फायर क्रैकर कैंपेन, ये कैंपेन was launched on a day when the 24-hour air average air quality index of Delhi was recorded at 2302। 302 रिकॉर्ड किया गया था एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो काफ़ी ज़्यादा है। स्लिपिंग बैक टू वेरी पुअर कैटेगरी, कि वेरी पुअर कैटेगरी में आता है, फ्रॉम पुअर कैटेगरी, की पुअर कैटेगरी से वेरी पुअर कैटेगरी में आए। तो इसमें वही लिखा है कि जो मिस्टर राय एनवायरमेंट मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि कहते हैं हम एंटी फायर क्रैकर कंपेन लाएंगे जिसके कारण लोग सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करें। तो ये ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, जिसके कारण हमारे जो पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ दिल्ली में, उसको हम लोग कंट्रोल कर सकें, क्योंकि इस स्टबल बर्निंग के कारण बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन में इंक्रीज आया था। और क्या कहते हैं अभी दीपावली आ रही है, उसके में क्रैकर्स यूज़ करके और ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ाएं, उससे अच्छा हम ग्रीन क्रैकर्स को यूज़ करें। तो ग्रीन क्रैकर्स को प्रमोट करने के लिए कहा गया। तो हम लोग देख लेते हैं कि ग्रीन क्रैकर्स होते क्या हैं। ग्रीन क्रैकर्स इसको अलग से देख लेते हैं। ग्रीन क्रैकर्स कि एयर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए इसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ग्रीन क्रैकर्स को। ये बनाया गया था, दिस क्रैकर ऑल्सो अवेलेबल है स्पार्कलर्स, फ्लावर पॉट्स, मैरून्स, एटम बम, या इसे बनाया गया था नेशनल एनवायरनमेंट एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब, CSIR की ही लैब है, वहाँ पे इसे बनाया गया था। CSIR ने साइन किया एग्रीमेंट विद द 230 कंपनीज इस ग्रीन क्रैकर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, क्योंकि इसके कारण जो पॉल्यूशन है वो रिड्यूस हो सकता है अप टू 30%। जो ग्रीन लोगो है वो बताता है कि कौन सा क्रैकर ग्रीन क्रैकर है और कौन सा नॉर्मल क्रैकर है। QR कोड इज अ नोवेल फीचर इनकॉर्पोरेटेड ऑन द फायर क्रैकर्स, की अब क्या कहते हैं फायर क्रैकर्स में QR कोड भी बन के आएगा। अब जो ये ग्रीन क्रैकर्स होंगे, जैसे कोई भी लिया तो उसमें QR कोड बन के आएगा, उससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा क्रैकर ग्रीन क्रैकर है कि नहीं। इसका बैकग्राउंड क्या है कि फायर क्रैकर्स हमेशा से क्या कहते हैं दीपावली के समय ये पॉल्यूशन को इंक्रीज करते ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सभी लोग क्या कहते हैं पटाखे छुटाते हैं, तो इस ग्रीन क्रैकर्स को यूज़ करके हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि CSIR प्रोजेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन क्रैकर अडॉप्टेड अ टू अप्रोच, कि वन स्ट्रीप ऑफ एक्टिविटी वाज फोकस ऑन इंप्रूविंग द ट्रेडिशनल क्रैकर्स, की ट्रेडिशनल क्रैकर्स जो थे उनको इम्प्रूव करने के लिए इसे बनाया गया था। सेकंड पाथवे ये हो सकता है कि रिप्लेसिंग बेरियम नाइट्रेट विद अ मोर बेनिंग पोटेशियम नाइट्रेट, कि जो बेरियम नाइट्रेट नॉर्मल क्रैकर्स में होता था उसको क्या कहते हैं रिप्लेस करना पोटेशियम नाइट्रेट के कारण। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है लुक इनटू इंजंक्शन अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स, कि इंजीनियर ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट बॉडी कम्स आफ्टर प्री हाईलाइट लैक ऑफ प्रॉपर सीवेज लाइन, कि जब लैक प्रॉपर सीवेज लाइन के लैक के कारण इसे क्या कहते हैं बढ़ावा दिया गया, NGT ने ऐसा कहा। तो इम्पोर्टेंट आता है NGT, तो हम लोग NGT को देख लेते हैं अलग से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसे एस्टेब्लिश किया गया था 2010 में अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत। एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल कोर्ट है जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट को देखती है। ये सिविल एनवायरमेंटल मैटर्स जो है पूरे उस पर डिसीजन देती है। ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करती है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है, जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। चेयरपर्सन जो इसका होता है वो अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाती है जो जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स को अपॉइंट होते हैं, जिससे एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल और एक्सपर्ट मेंबर्स इसमें अपॉइंट किए जा सकते हैं।
पावर्स एंड जुरिडिक्शन क्या है? ये पूरी तरह से ही जैसे नॉर्मल कोर्ट होती है वैसे ही डिसीजन देती है इन्वायरमेंटल मैटर्स में, और जो फॉरेस्ट में कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मैटर्स होते हैं उनमें। ये 7 लॉज के अंदर वर्क करती है। जैसे एक हो गया द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1774, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 और द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये जो 7 लॉज है इनके अंदर ये एनजीटी अपना एक्शन लेती है, कोई भी एनवायरमेंटल मैटर्स हो या कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट मैटर्स हो उन पर ये डिसीजन लेती है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती अनसिविल प्रपोजल। आज का पहला एडिटोरियल है अनसिविल प्रपोजल, कि जैसे अभी हमने देखा क्या कहते हैं जो उत्तर प्रदेश में इंसिडेंट हुआ, क्या कहते हैं लव जिहाद जिसे कहा जा रहा है, लोग जिसे लव जिहाद कह रहे हैं, तो उस पर ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा गवर्नमेंट ने कहा है कि वो एक लॉ लाने वाली है इस तरह के लव जिहाद को ख़त्म करने के लिए। जैसे इसमें कहा गया कि लव जिहाद ऐसा होता है कि कोई भी मुस्लिम मैन जो क्या कहते हैं होता है इस लॉज के तहत क्या कहते हैं वो लोग किसी जेलस के कारण या कुछ भी, जो मुस्लिम यूथ जो लड़के होते हैं वो लड़कियों को क्या प्यार में पड़ जाते हैं, तो क्या कहते हैं उनको कन्वर्ट कराने के लिए कि प्यार और क्या कहते हैं लव ऑफ मैरिज के कारण उन्हें कन्वर्ट कराने के लिए रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फोर्स करते हैं। और जो अभी इंसिडेंट हुआ निकिता तोमर वाला, तो उसमें हमने देखा ही कि कहते हैं उसने रिफ्यूज़ कर दिया कन्वर्ट होने से और प्रपोजल एक्सेप्ट करने से, तो उसकी गोली मार दी। तो इसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो योगी आदित्यनाथ है उन्होंने कहा है कि इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा और वो लॉ लाया जाएगा। जिसमें ये एडिटोरियल पूरे में यही बताया गया है। तो उसमें कहा गया है कि ये तो होना चाहिए, क्या कहते हैं ठीक है ये प्रिंसिपल आप क्या कहते हैं ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, नया लॉ ला रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं रिलीजियस बिलीव्स लोगों की बनाए रखें और जो स्पेशल मैरिज एक्ट है उसके तहत ही आप लॉ बनाएं, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला एडिटोरियल होता है बिहार ब्लूज, कि जैसे हमने देखा कि मोर देन 54% ऑफ वोटर्स इन 94 सीट्स अक्रॉस 17 डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, कि 54% क्या कहते हैं वोटर्स ने वोट किया 94 सीट्स में 70 डिस्ट्रिक्ट जो बिहार है वहाँ पे। ये सेकेंड ऑफ द 3 फेज असेंबली सिलेक्शन। तो क्या कहते हैं काफ़ी अमाउंट में कोविड को देखते हुए भी इतना ज़्यादा परसेंट वोटिंग होना काफ़ी सोचने की बात है। इससे लगता है कि बिहार के लोग भी सोच रहे हैं कि वो पार्टी को पूरी तरह से पीपल गवर्नमेंट लाएं, ना कि सेलेक्टिव गवर्नमेंट। तो ऐसा इसमें सोचने की बात की गई। तो जैसे इस एडिटोरियल पूरा बताया गया है कि क्या आरजेडी क्या सोच रही है कि वो कितने वोट से जीतेगी, 2015 में क्या रिजल्ट था, इस बार क्या होगा, तो उसके बारे में पूरा इसमें बताया गया। तो ये पढ़ने लायक नहीं है, आप पढ़ सकते हैं आपको अगर ट्राई देना हो तो। इसमें वो भी कहा गया है कि दोनों ने क्या कहते हैं आरजेडी गवर्नमेंट ने भी पूरा ट्राई किया है कि वो ये 15 साल का जो क्या कहते हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट नहीं आ रही उसको लाने की, और उन्होंने कई भी प्रपोजल लाए हैं, कई वादे किए हैं। उसी तरह मिस्टर मोदी ने भी कहते हैं बीजेपी और क्या कहते हैं जेडीयू गवर्नमेंट लाने के लिए कई बताए हैं। जैसे उन्होंने कहा कि हमने राम टेम्पल बनवाया अयोध्या में, कश्मीर पॉलिसी के बारे में उन्होंने बात की, जिससे पीपल उनकी तरफ लोग उनकी तरफ खींचे और उनको वोट करें। तो इस तरह की उन्होंने दोनों सब पार्टियों ने अपने अपनी तरह से क्या कहते हैं वर्क किया है, और उन्होंने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स सोशल हार्मनी क्या कहते हैं सबके बारे में ध्यान रखते हुए इसे किया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है एकेडमिया एंड द फ्री विल, कि इसमें कहा गया है इंडियाज डिसमिसल स्कोर ऑन द एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स रिफ्लेक्ट्स द इशू प्लेगिंग द कंट्रीज एजुकेशन सिस्टम। जो कंट्री का इस वक्त डिसमल स्कोर है एजुकेशन फ्रीडम इंडेक्स में, जो एजुकेशन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का स्कोर बहुत ही कहते हैं बहुत ही कम है, ऐसा इसमें कहा गया है। इससे पता चलता है कि कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए क्या कहते हैं इतना खराब स्कोर आया है। तो इस वही कहा गया है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई उन्होंने 29 जुलाई को, उसके कारण उन्होंने कहा कि इंडिया को एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की बात की गई है। ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है, SDG 4। ये भी इन्फेसिस करता है कि यूनिवर्सल अक्रॉस टू स्कूल फॉर ऑल चिल्ड्रन, जिसके कारण वो रेस कर सके ग्रॉस इन्वॉल्वमेंट रेशियो को।
इसमें ये भी कहा गया है कि इंडिया का काफ़ी लो स्कोर है एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स में, वो भी 0.352, जो बहुत कम है। उसके बाद जो फॉलो उनके पीछे पीछे और कम स्कोर वाले सऊदी अरेबिया हो गया, लीबिया, ये 0.2 वाले हैं। और इनसे जो ऊपर है कंट्रीज जैसे मलेशिया 0.582, पाकिस्तान का भी एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स अच्छा है 0.554, ब्राज़ील 0.446। तो इन कंट्रीज जो दिए गए हैं, इनके स्कोर इंडिया से अच्छे हैं। और देखिए आप, लैटविया और जर्मनी के तो 0.9 है। तो क्या कहते हैं, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स वहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो उसके तहत जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके कारण जो एजुकेशन ये एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें हमारा स्कोर और कम डाउन हुआ है। तो सोचने की बात है कि इससे हमें फ़ायदा होगा कि नुकसान। ये क्या कहते हैं, यूनिवर्सली लोग जान रहे हैं, इंटरनेशनली लोग डिक्लेयर हो रहा है इन इंडेक्स में, तो आप देख सकते हैं। इसमें ये भी कहा गया कि जो AFI आया है, एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स, और जो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वो डिस्कस करती है पॉलिटिकली और कल्चरली कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को, जैसे लाइफ्स की क्या कहते हैं, फीलिंग ऑफ देयर लाइफ, स्टडीज और प्रोफेशंस को, जिसके कारण फेल कर रहा है इस वक्त इंडिया, जिनमें बहुत ही बुरी तरह से। इसमें ये भी कहा गया है कि AFI ने 8 कहते कंपोनेंट्स को इवेल्युएट करके इसे बनाया है। फ्रीडम टू रिसर्च, टीच, कहते फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसमिनेशन, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट टू एकेडमिक फ्रीडम। इन सब के तहत 8 कंपोनेंट्स हैं, इनमें यूज़ करके इसे बनाया गया है। चलिए, इसमें ये भी लिखा गया है कि ये कहा जा रहा है कि जो NEP नई आई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें कहा गया था अब डी ब्यूरोक्रेसी किया जाए। जो अभी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, वो हेडेड किए जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा। उसे डी ब्यूरोक्रेट्स करने के लिए इसे नए एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था, जिसके कारण क्या कहते हैं, एक जो नॉर्मल क्या कहते हैं एकेडमिशियंस हैं, वो इसे हेड करेंगे किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। तो हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अच्छी तरह से इम्प्रूव होंगे, ऐसा बात की गई थी। तो उसके तर्ज पे ऐसा करने की बात की गई थी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ आती है, अमेरिकन वोट एज कंट्री ब्रेसेस फॉर अनरेस्ट। कि जैसे हमने देखा, ट्रम्प ने कहा है कि वी आर गोइंग टू मेक हिस्ट्री वंस अगेन, और ब्रिटेन ने कॉल्स फॉर पुटिंग एन एंड टू द प्रेसिडेंसी डेट फैन फ्लेम्स। कि दोनों जो मेन कहते हैं अपोनेंट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप और बिडेन, जो बिडेन, तो दोनों ने अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, तो उसमें कहा गया कि दोनों, ट्रंप ने कहा कि हम दोबारा आएंगे, और बिडेन ने कहा कि हम जो इतने दिन से चले आ रही 5 साल से जो प्रेसिडेंसी, उसको हम ख़त्म करेंगे। इसमें यह भी कहा गया है कि लोगों ने काफ़ी लार्ज अमाउंट में वोट किया है, क्योंकि जैसे कंडीशन है USA की, क्या कहते हैं, जो कोरोना वायरस के कारण जो वर्स हो गई थी वहाँ पे कंडीशन, उसको देखते हुए लोगों ने काफ़ी ज़्यादा वोट किया है, जिसके कारण जो एक पीपल गवर्नमेंट है वो आया। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच।